स्वागत है आपका एक बार फिर आपके और हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जीडी कैंपस पर, जहां मैं रब्बानी भाटी 12वीं क्लास की एनसीईआरटी को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पहले चैप्टर को, जिसमें मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र है, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम एनसीईआरटी जो मानव भूगोल की जो पुस्तक है कक्षा 12 की, उसका दूसरा जो चैप्टर है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि पर चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, और वो है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये अपना सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर उस बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके जो कक्षा 12 से जुड़ा हुआ हो। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो साथियों, इस चैप्टर के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक है वितरण, पहले क्या दे रखा है उसको देखना है। एक है वितरण, दूसरा है घनत्व और तीसरी चीज है वो है वृद्धि है। तो सबसे पहले हमें चैप्टर का जो टाइटल होता है उस टाइटल को समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे वितरण क्या होता है। जनसंख्या का वितरण होता है कि जिस प्रकार से भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ पर किस प्रकार से जनसंख्या वितरित है। तो वितरण का मतलब क्या हो गया? वितरण का मतलब हो गया भूपृष्ठ पर जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ पर जनसंख्या का वितरण। तो भूपृष्ठ अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, 3-4 प्रकार के जो ऊंचावच होते हैं। उस ऊंचावचों में जैसे पर्वतों के ऊपर जनसंख्या है वो कम रहती है, वहीं मैदानों पर क्या रहती है? जनसंख्या अधिक रहती है। तो इसी भूपृष्ठ का जो डिफरेंट है और उस डिफरेंट की वजह से जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है, उसके वितरण को हम पढ़ते हैं, और उस वितरण को ही क्या बोलते हैं? जनसंख्या का वितरण बोलते हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है घनत्व। दूसरी चीज कौन सी है? ये एक चीज है जो अपन को इस चैप्टर में पढ़नी है, दूसरी चीज है वो है घनत्व। अब घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को घनत्व कहते हैं। क्षेत्रफल, जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है? तो सामान्यतः हम ये परिभाषा बोलते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो अनुपात में हम देखते हैं उस अनुपात में कितनी जनसंख्या रह रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? घनत्व कहते हैं। तीसरी चीज है वृद्धि। अब वृद्धि क्या होती है? वृद्धि होती है आपके एक समय अंतराल के अंदर जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। वृद्धि का क्या मतलब है? तीसरी चीज है वृद्धि, इसका क्या मतलब है? एक समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? ये आपके वृद्धि कहलाती है। तो तीन चीजें अपने चैप्टर में हैं। एक वितरण, यानी भूपृष्ठ पर किस प्रकार से लोग बसे हुए हैं, कहां पर अधिक है, कहीं पर कम है। दूसरा है घनत्व, उसी भूपृष्ठ का जो एक निश्चित क्षेत्रफल, उस पर रहने वाले लोगों की संख्या अनुपात के रूप में देखते हैं, वो घनत्व हो जाएगा। और तीसरी चीज है वृद्धि। वृद्धि होती है एक समय अंतराल के अंदर किसी स्थान विशेष में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। तो ये तीन चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और अभी देखते हैं इन चीज को, देखो डिटेल से पढ़ते हैं।
सबसे पहले है सबसे पहले अपन देखेंगे जनसंख्या के वितरण को। फर्स्ट है अपने जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या के वितरण पर अगर अपन गौर से देखते हैं विश्व की जनसंख्या को ध्यान से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या है वो बहुत कम क्षेत्रफल पर अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। यानी जितना भूपृष्ठ है, धरातल है, जिस पर हम पृथ्वी का जितना धरातल है उस पर जितने लोग रहने चाहिए है उस पर बहुत कम क्षेत्रफल पर है वो ज़्यादा लोग रहते हैं, और बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल है वो निर्जन प्राय है, वहां पर किसी भी प्रकार के मानव का निवास स्थान नहीं है। यानी वितरण है वो कैसा है, असमान रूप से वितरित है। तो जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा है, असमान है। फर्स्ट लाइन अपन को ये नोट करनी है कि विश्व की जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण असमान रूप है, असमान रूप से वितरित है। वितरित है यानी विश्व की जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल पर बहुत कम क्षेत्रफल पर है वो पूरी जनसंख्या रहती है, और अधिकांश विश्व का जो क्षेत्रफल है, धरातल है, वो क्या है, निर्जन प्राय है। तो असमान रूप है, समान रूप नहीं है, असमान रूप से क्या है, वितरित है। इस वितरण के बारे में ये दे रखा है आपने अपनी पुस्तक में एनसीईआरटी में कि 10% क्षेत्रफल पर विश्व के 10% क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या निवास करती है, निवास करती है। यानी विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो विश्व के केवल 10% भाग पर ही निवास करती है। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि विश्व का 90% क्षेत्रफल या 90% धरातल अर्थ सरफेस है वो क्या है, निर्जन प्राय है, वहां पर किसी भी प्रकार की जनसंख्या है वो नहीं रहती है, ठीक है, या 10% जनसंख्या रहती है। उसके ऐसे ही असमान वितरण की वजह से एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ऐसे देश आते हैं जिनमें जनसंख्या अधिक है, यानी वहां पर जनसंख्या का वितरण है वो अधिक है। वहीं अपन ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, कनाडा देखते हैं, ग्रीनलैंड, अलास्का, साइबेरिया जैसे स्थान देखते हैं, वहां पर जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है। तो एशिया में अधिकांश जनसंख्या होने की वजह से जॉर्ज बी क्रेसी ने एक शब्द बोला है, आपने किताब में दे रखा है, तो ये कई बार पूछते भी हैं कि एशिया में, जॉर्ज बी क्रेसी ने एक कथन बोला है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो ये अपने एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं इसको, तो इसको याद करना है अपन को। इन्वर्टेड कोमा में जब अपन कथन जब भी लिखते हैं, किसी का कोट किया हुआ शब्द अपन लिखते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। जॉर्ज बी क्रेसी का आपकी पुस्तक में कथन है, एक दे रखा है वितरण को लेकर, वो है कि एशिया में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर कम लोग व
एशिया में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर कम लोग व कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो ये जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जॉर्ज बी क्रेसी ये कहता है कि एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर बहुत कम क्षेत्रफल पर अधिक लोग रहते हैं, यानी क्षेत्रफल कम है वहां पर तो क्या रहते हैं, अधिक लोग रहते हैं। जैसे दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या का जमावड़ा है, चीन, भारत जैसे देश हैं, और वहीं एशियाई महाद्वीप का कुछ एक बहुत अधिक क्षेत्रफल ऐसा है जो क्या है, खाली पड़ा है। जैसे साइबेरिया का मैदान है वो क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। तो जॉर्ज बी क्रेसी का ये कथन है, एशिया में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर कम लोग, बहुत अधिक क्षेत्रफल पर तो कम है, बहुत अधिक क्षेत्रफल पर कम, और कम क्षेत्रफल पर क्या है, बहुत अधिक लोग है वो रहते हैं। ये किसका कथन है, जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है। फिर अब हम देखते हैं कि अपनी बुक में जब आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि अपनी बुक के अंदर एशिया महाद्वीप के बारे में ये बता रखा है कि विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं उसमें से जो टॉप 6 देश हैं वो कौन से महाद्वीप के हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। तो विश्व के टॉप 10 देश, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, यानी विश्व के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं। इन देशों के अंदर 6 कौन से महाद्वीप के हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। ये आपके दे रखा है 10 में से 6 देश कौन से महाद्वीप के हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। कौन से महाद्वीप के हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। तो विश्व के अंदर कौन कौन से 10 देश हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो रखते हैं। तो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला जो देश है वो कौन सा है, आपके चीन है। ये हम सब जानते हैं कि विश्व का जो 1 नंबर पर जो जनसंख्या रखता है वो कौन सा है, चीन है। दूसरा भारत है अपना। तीसरा जो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान रखना कि ये चीन है वो एशिया महाद्वीप का देश है, एशिया, ठीक है। ये भारत भी एशिया महाद्वीप का ही देश है। उत्तरी अमेरिका, यूएसए उत्तरी अमेरिका के अंदर है, उत्तरी अमेरिका का हो गया। चौथा जो देश है जो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है वो आपका है इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया भी कौन से महाद्वीप का देश है, एशिया महाद्वीप का देश है इंडोनेशिया। पांचवा जो देश है वो है आपके ब्राज़ील। पांचवा कौन सा देश है, ब्राज़ील है। ये आपके दक्षिणी अमेरिका का है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है। ये पांचवा देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है। उसके बाद में आपके पाकिस्तान है, छठा है वो पाकिस्तान है। सातवां है वो नाइजीरिया है, ठीक है ना। आठवां जो आपका है वो बांग्लादेश है, ठीक है। नौवां है वो आपका रूस है, और 10वां जो देश है वो आपके कौन से हैं, मैक्सिको है, ये 10 देश है वो क्या है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले देश हैं। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले देश कौन कौन से हैं, चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, रूस है और मैक्सिको है। अब देखो साथियों,
मैक्सिको है। तो पाकिस्तान है वो एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप का है, ठीक है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है। रसिया है वो यूरोप महाद्वीप में आता है, और मैक्सिको है वो उत्तरी अमेरिका में आता है। तो ये 10 देश हैं आपने। अब देखो इससे अपन एक चीज और पता लगा सकते हैं कि विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कौन से देश की है। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है वो चीन की है। अब देखो चीन की विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भी चीन रखता है, तो एशिया की सर्वाधिक जनसंख्या भी कौन सा देश रखता है, चीन रखता है। तो एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थान कौन सा हो गया, देश कौन सा हो गया, चीन हो गया। फिर देखेंगे देखो एशिया, भारत एशिया में ही है तो ये 2 नंबर पे है। फिर यूएसए है उत्तरी अमेरिका, यूएसए उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश है। इसको अगर सारणी को अपन देखेंगे, क्रम देखेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कौन से महाद्वीप में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या रखता है। जैसे चीन है वो एशिया और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा रखता है, यूएसए रखता है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील है, वो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश कौन सा है, वो आपके नाइजीरिया हो जाएगा। और यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश कौन सा हो जाएगा, वो आपके रूस हो जाएगा। तो ये इन डाटा से अपन को ये भी पता चल गया है कि कौन से महाद्वीप का देश सर्वाधिक जनसंख्या रखता है। चीन एशिया की सर्वाधिक जनसंख्या रखता है, विश्व की भी सर्वाधिक जनसंख्या रखता है। यूएसए उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश है। नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश है। वहीं रूस है वो यूरोप की सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश है। अब ये जो जनसंख्या का वितरण है, ये वितरण और इस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अगले में स्टेप में अपन देखेंगे। देखो बुक के अंदर डायरेक्ट घनत्व आ गया है, लेकिन क्योंकि वितरण के कारक अपन को दे रखे हैं तो अपन को कारक भी यहीं पढ़ेंगे, अपन वितरण को एक साथ ही खत्म करेंगे। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। 2 प्रकार के हैं। पहला है भौतिक कारक, भौतिक कारक, और दूसरा है वो है आर्थिक कारक। दूसरा कौन सा है, आर्थिक कारक। ये 2 कारक इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आता है डायरेक्ट कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले हैं वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या को जैसे भौतिक कारक है वो कौन कौन से भौतिक कारक है वो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो भूआकृति है, किसी भी क्षेत्र की भूआकृति है, जलवायु है, मिट्टी है, ये भी किसी भी क्षेत्र की क्या है, जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो भौतिक या भौगोलिक कारक हैं, भौगोलिक जो कारक है जिनको अपन बोलते हैं भौगोलिक कारक, वो कौन कौन से हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो 1 नंबर पे जो कारक है जो प्रभावित करता है वो है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, देखो इसको अपन को बुक के अंदर देखना है, रटना नहीं है, समझना है इस चीज को कि जल की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है। जल है वो मानव के जीवन के लिए एक आवश्यक भौतिक तत्व है। जैसे आपने पहले छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि जल ही जीवन है, तो जल के बिना अपन जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानव को जीने के लिए जल आवश्यक है। मानव कृषि क्रियाकलाप करता है, जीने के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन करता है उसके लिए भी उसको क्या है, जल की आवश्यकता है। इसीलिए
मानव का जो अधिकांश जमावड़ा है वो कहाँ पर मिलता है, वो आपको नदियों के किनारे पर मिलता है, क्योंकि जल है वो मानव को क्या करता है, मानव की जनसंख्या को या क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि जल पीने के भी काम आता है, कृषि कार्य क्रियाकलाप करने के भी काम आता है, अन्य जो अपन दैनिक क्रियाकलाप करते हैं उनमें भी जल की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए विश्व की प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, नील नदी की सभ्यता है, हांग हो की सभ्यता है, ठीक है, ये जो सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताएं इराक मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं, दजला फरात नदियों के किनारे पर पनपी थी। तो ये जो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं किसके किनारे पर बनी है, नदियों के किनारे पर बनी हैं। यानी प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक मानव को जल क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, जल है वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जल की उपलब्धता क्या कर रही है, जनसंख्या को प्रभावित कर रही है। इसको आप लिखने के बजाय समझने की कोशिश करें कि जल है वो हमारे लिए कितना जरूरी है, और जल जहां होगा वहां जनसंख्या अपने आप ही क्या होगी, ज्यादा होती है। तो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो भी नदियों के किनारे पर थी, और वर्तमान में जो जनसंख्या का जो अधिकांश जमावड़ा है या जनसंख्या जहां पर अधिकांश पाई जाती है वो नदियों के किनारे पर पाई जाती है। जैसे अपन अपने भारत का एग्जाम्पल देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में जनसंख्या अधिक है, वहीं थार के मरुस्थल में जनसंख्या कम है। थार के मरुस्थल में जनसंख्या कम होने का कारण है कि थार में जल नहीं है, जल की कम मात्रा है, वर्षा कम होती है। वहीं अपन देखें उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर है वो भारत की जो इंपॉर्टेंट नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं वो उसी इलाके में बहती है, इसलिए वहां पर क्या है, जनसंख्या का अधिक जमावड़ा है। तो जल है वो जनसंख्या को प्रभावित करता है। दूसरा जो कारक है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला भूगोलिक कारक है वो है आपके भू आकृति। भू आकृति, अब भू आकृति किस किस प्रकार प्रभावित करती है। भू आकृति को अपन इस प्रकार नजर देख सकते हैं कि एक जगह आपके पर्वत है और दूसरा है समप्राय मैदान है, पेनी प्लेन है, एकदम सपाट मैदान है। सपाट मैदान है तो वहां पर क्या होगा, आपकी जनसंख्या है वो अधिक मिलेगी, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर जनसंख्या है वो आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों के ही जो कारक है अलग अलग, जो डिफरेंट है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक वो अलग है। तो मैदान जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं जो उच्चावच जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगी, जनसंख्या में कमी आती है। विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है, ये लाइट आप नोट कर सकते हो इसके अंदर, कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या है वो 500 मीटर से कम ऊंचाई पर ही निवास करती है, इससे ऊपर है वो जनसंख्या निवास करना पसंद नहीं करती है। जो तीसरा जो कारक है वो है जलवायु। तीसरा जो कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है वो कौन सा है, जलवायु है। अब देखो जलवायु कैसे होती है। जलवायु जो कठोर जलवायु के स्थान हैं, जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है वहां पर भी जनसंख्या कम मिलती है। जहां पर आपको मरुस्थल है, गर्म हवाएं चलती है, वहां पर भी जनसंख्या कम मिलती है। जहां पर ठंडा इलाका है, 12 महीने बर्फ जमी रहती है, वहां पर भी जनसंख्या कम रहती है। तो जनसंख्या उष्ण कटिबंध के बजाय अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंध में और जहां पर कठोर जलवायु ना हो ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करती है। तो जलवायु भी क्या करती है, जनसंख्या को प्रभावित करने का काम है वो करती है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने का काम है वो करती है। जनसंख्या के बाद में जो चौथा जो कारक आपने दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में, वो दे रखा है मृदाएं, मिट्टी। मिट्टी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ मिट्टी जहां पर होगी वहां जनसंख्या अधिक मिलेगी, जहां पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहां पर जनसंख्या अधिक मिलेगी, और जहां पर जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी वहां पर जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। यानी एक प्रकार से हम भी ये भी कह सकते हैं कि मैदानी इलाकों में उपजाऊ मिट्टी की वजह से जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वहीं पर्वतीय इलाकों में मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, पर कठोर मिट्टी होती है, अपन वहां पर कृषि नहीं कर पाते, इसलिए वहां पर क्या होते हैं, जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये चार भौगोलिक कारक आपको दे रखे हैं। पहली बात, जल की उपलब्धता, जल जरूरी है वहां पर, इसलिए जनसंख्या ज्यादा रहती है। भूआकृति है, पर्वत मैदान अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो पर्वतों पर कम रहती है, मैदानों पर अधिक रहती है। जलवायु, कठोर जलवायु में जनसंख्या कम निवास करती है, और वहीं अगर जलवायु है वो मर्दल होगी, जहां पर सपोर्टेड होगी, वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। मिट्टी, मिट्टी उपजाऊ मिट्टी जहां पर होती है वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है, और जहां पर आपके मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होती है वहां पर जनसंख्या क्या करती है, कम निवास करती है।
फिर उसके बाद में आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक कौन कौन से जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, इनके अलावा भी कौन कौन से आर्थिक कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है खनिज। खनिज जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है। जहां पर मूल्यवान खनिजें निकल गई, मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जो निर्जन प्राय है, जहां पर पहले जनसंख्या नहीं रहती थी, लेकिन अन्वेषण के दौरान, खोज के दौरान वहां पर हमें कुछ मूल्यवान खनिजें मिल गई हैं, तो उस मूल्यवान खनिज का खनन करने के लिए हम जनसंख्या का प्रवास करवाएंगे, वहां लेकर जाएंगे, और फिर जिस उस खनिज की वजह से उस क्षेत्र का जितना विकास होगा वहां जनसंख्या होगी बढ़ती जाएगी। तो जो खनिज है वो क्या करती है, जनसंख्या को प्रभावित करने का काम है वो करती है। मान लो अगर किसी अपने यहाँ थार के मरुस्थल के अंदर अगर सोना निकल जाए तो सारी की सारी जनसंख्या है वो उसकी तरफ क्या हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। जैसे अपने संगमरमर निकलता है मकराना के अंदर, ठीक है ना, पेट्रोल खनिज पदार्थ निकल गया अपने जैसलमेर बाड़मेर में, तो वहां जनसंख्या पहले बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे उस खनिज पदार्थ की वजह से वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट होने की वजह से वहां पर क्या हो रहे हैं, जनसंख्या उसकी ओर आकर्षित हो रही है। तो खनिज क्या करती है, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करने का काम है वो करता है। दूसरा जो कारण है वो है नगरीयकरण। नगरीयकरण आर्थिक कारण में दूसरा जो कारण है वो कौन सा है, नगरीयकरण है, वो जनसंख्या को प्रभावित करता है। अब देखो, गांवों की अपेक्षा नगर जो होते हैं, गांवों की अपेक्षा नगर होते हैं, उनमें भौतिक सुख सुविधाएं ज्यादा होती है। इसी वजह से गांवों की जो जनसंख्या होती है वो नगरों में जाकर रहना ज्यादा पसंद करती है। तो जहां नगर होंगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, और जहां पर गांव होंगे वहां पर जनसंख्या कम होती है, क्योंकि नगरीकरण जनसंख्या को प्रभावित करती है। अच्छी हेल्थ जो फैसिलिटीज है, अस्पताल वगैरह है, वो नगरों में होते हैं। अच्छे जो कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वो भी कहाँ होते हैं, नगरों में होते हैं। इसलिए नगरों की तरफ है वो जनसंख्या आकर्षित ज्यादा होती है। तो नगर क्या करते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करने का काम है वो करते हैं। तीसरा कारण है औद्योगिकरण, यानी उद्योग। देखो, औद्योगिकरण है ना, ये भी क्या करता है, जनसंख्या को प्रभावित करता है। अब औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण की वजह से जहां पर उद्योग लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी, फैक्ट्रियां लगेगी, वहां पर मजदूर है वो काम करने के लिए जाएंगे, फिर उनके आसपास ही, जैसे वो आसपास रहना पसंद करेंगे, तो वहाँ फैक्ट्री के आसपास से उनके लिए मकान बना दिए जाएंगे, तो वहां पर एक अलग प्रकार का शहर डेवलप हो जाएगा। जैसे अपने भारत के अंदर है सांची, जिसे अपन वर्तमान में जमशेदपुर बोलते हैं, वहाँ लोहा इस्पात की फैक्ट्री लगने की वजह से एक नया शहर बन गया है, जिसे वर्तमान में हम जमशेदपुर बोलते हैं। तो किसी भी उद्योग की फैक्ट्री लगने की वजह से वहां पर जनसंख्या का क्या होता है, आकर्षण होता है, और आकर्षण होने की वजह से वहां पर जनसंख्या बढ़ जाती है। तो उद्योग भी क्या करते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करने का काम है वो करते हैं। तीसरा फैक्टर और दे रखा है आपने पुस्तक में, एक फैक्टर तो ये दे रखा है, एक नंबर फैक्टर तो है भौगोलिक कारक जो जनसंख्या को प्रभावित करता है, और दूसरा जो कारक है वो है भौतिक आर्थिक कारक है। तो आप इसके अंदर पॉइंटों को याद करेंगे कि भौतिक कारक कौन कौन से हैं। भौतिक कारक है जल की उपलब्धता है, भू-आकृति है, जलवायु है, मिट्टी है, ठीक है ना, और आर्थिक कारक है खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, और इनको फिर विस्तार से आप है वो बुक से भी देख सकते हैं, और अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा के अंदर भी इनका उत्तर दे सकते हैं, कोई फैक्चुअल डाटा इनमें नहीं है। तीसरा जो कारक है वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। तीसरा जो फैक्टर है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है वो है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ये तीसरा फैक्टर आपके दे रखा है। देखो, कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने समाज में रहना पसंद करता है, ठीक है, और जहां पर उसके समाज के लोग रहते हैं वहां पर वो जाना पसंद करता है, तो वहां पर उस प्रकार की जनसंख्या है वो ज़्यादा आकर्षित होती है। इसके अलावा जो धार्मिक स्थान होते हैं, जिस धर्म से जुड़े हुए होते हैं, वहां पर लोग है वो जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे अपने राजस्थान के अंदर अजमेर शरीफ है, वो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ज़्यादा माइग्रेट करती है, वहीं पुष्कर की तरफ है वो हिंदू जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा माइग्रेट करती है। तो इसकी वजह से जो धार्मिक स्थान है, जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है, वो भी क्या करती है, जनसंख्या को प्रभावित करने का कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा एक राजनीतिक कारक भी होता है कि शांति अशांति की वजह से भी जनसंख्या क्या होती है, वितरण में क्या आती है, डिफरेंटेट आती है, वितरण है वो बदलता
रहता है। तो ये 3 कारक है आपकी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले। पहला कारक है भौतिक कारक या भौगोलिक कारक है, फिर आर्थिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, और फिर तीसरा कारक है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है जो जनसंख्या को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद में आपका है घनत्व। अगला जो सेकंड पोर्शन है वो क्या है, सेकंड पोर्शन है आपके घनत्व। सेकंड जो वितरण है, वितरण के बाद में दूसरा जो पोर्शन है वो क्या है, घनत्व है। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है, मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि घनत्व जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच का जो अनुपात होता है उसे अपन घनत्व कहते हैं। तो घनत्व होता क्या है, घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है, क्षेत्रफल जनसंख्या व क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसको सामान्य शब्दों में अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, लोगों की संख्या को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1 वर्ग किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की ये लाइन है, 1 किलोमीटर की, फिर ये एक लाइन है 1 किलोमीटर की, ये भी लाइन है। ठीक है, फिर ये एक 1 किलोमीटर की लाइन हो गई अपने, और ये भी 1 किलोमीटर की लाइन हो गई। अब ये एक वर्ग बन गया है, और ये चारों लाइनें, इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो 1-1 किलोमीटर की है। इसीलिए ये जो वर्ग बना है वो कितने किलोमीटर का हो गया, 1 वर्ग किलोमीटर का क्या बन गया, वर्ग बन गया। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर मान लो अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उस क्षेत्रफल का घनत्व कितना हो गया, 100 हो गया। लेकिन अगर उसके अंदर 1000 लोग रह रहे हैं तो 1000 किलोमीटर में क्या हो गया, एक घनत्व कितना हो गया, 1000 हो गया। तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को निकालने का जो सूत्र है, जिसे अपन गणितीय घनत्व भी बोलते हैं, ये जो सूत्र है ये आपका है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी इसको किस सूत्र से निकालेंगे, जनसंख्या घनत्व को। जनसंख्या घनत्व को अपन निकालते हैं कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं। जैसे अपन इस सूत्र के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, आपकी पुस्तक में दे रखा है कि जहां मान लो कोई स्थान है जहां की जो कुल जनसंख्या है वो 1,50,000 है, यानी आपकी पुस्तक में दे रखा है 1,50,000 है, और वो 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो उसका घनत्व कितना होगा, ठीक है। तो उसका घनत्व कितना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे अपन, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी उस क्षेत्रफल का घनत्व कितना है, 1500 है। 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम 1500 लोग हैं वो रह रहे हैं। तो ये एक सामान्य सी बात है कि घनत्व को किस प्रकार देखेंगे, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो घनत्व देखेंगे। अब देखो अलग अलग महाद्वीप के अलग अलग घनत्व दे रखे हैं आपके। तो अगर महाद्वीप के डाटा अपन देखें, आपकी पुस्तक में दे रखा है अलग अलग घनत्व, अलग अलग महाद्वीपों के कितने कितने घनत्व है अपन को डाटा, क्योंकि अपन बुक को रेंडमली पढ़ते हैं, इंडेक्स जो सारणी आती है उनको हम गौर से नहीं देखते हैं, या जो डायग्राम आता है उनको अपन ध्यान से नहीं देखते हैं। लेकिन ये डाटा है, ये आपको याद होने चाहिए। अगर अपन उनको नोट्स बना के सही तरीके से लिख लेंगे तो याद
हो जाएंगे। तो अपनी जो पुस्तक में जो भी सूचनाएं दे रखी है, जो 56 नंबर के लिए जो बच्चा जाएगा वो करके जाएगा। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये डाटा बहुत काम के हैं। तो देखो सर्वाधिक घनत्व रखने वाला जो महाद्वीप अगर पूछ ले अपन को तो वो कौन सा है, एशिया है। एशिया सर्वाधिक घनत्व रखता है और एशिया का जो घनत्व है वो कितना है, 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 146 प्रति वर्ग किमी, ठीक है ना। तो ये आपका प्रति वर्ग किलोमीटर है। एशिया कितना है, 146 है। देखो अपना घनत्व के नीचे अगर अपन देखेंगे तो एक सारणी अपन को दे रखी है और उस सारणी में 146 दे रखा है। उसके बाद में 2 नंबर पे आपके सारणी में जो महाद्वीप दे रखा है वो अफ्रीका दे रखा है। अफ्रीका के बाद में आपके यूरोप है, उस सारणी में यूरोप है। उसके बाद में जो आपका दे रखा है वो लैटिन अमेरिका दे रखा है। लैटिन अमेरिका, ठीक है। कैरेबियन द्वीप समूह के सहित दे रखा है, ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिका है। लैटिन अमेरिका में अधिकांश दक्षिणी अमेरिका और मैक्सिको और ये आते हैं। उत्तरी अमेरिका है और एक दे रखा है आपके ओशेनिया, जिसे अपन ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओशेनिया महाद्वीप दे रखा है। तो ये आपके बुक के अंदर दे रखे हैं। तो अपन को डाटा अगर अपन बुक में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर अपन इनको लिखेंगे और ध्यान देंगे तो यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आएगी। एक तो कौन कौन से महाद्वीप में कितनी कितनी है, जैसे अफ्रीका में 43 आपका घनत्व है वो दे रखा है, ठीक है। यूरोप में आपके 33 दे रखा है, 33 घनत्व है आपके। फिर लैटिन अमेरिका में 32 दे रखा है। उसके बाद में आपके उत्तरी अमेरिका में 20 दे रखा है और ओशेनिया में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो इससे क्या पता चला, इससे 2 बातें निकल के आई है। एक तो सर्वाधिक घनत्व कौन से महाद्वीप का है, एशिया महाद्वीप का है। तो ये अपन को याद करना है, सर्वाधिक घनत्व वाला महाद्वीप, अगर 1 नंबर का जैसे प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक घनत्व है वो कौन से महाद्वीप के अंदर है, तो अगर अपन रेडमली अपन पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे ये तो पुस्तक में था ही नहीं, लेकिन पुस्तक के अंदर है, वो किताब के अंदर है, आपकी सारणी बना रखी है। अगर आपको पूछ लें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आप बोल दोगे कि थ्योरी में तो दे ही नहीं रखा था, लेकिन थ्योरी में नहीं दे रखा है, सारणी में दे रखा है। तो वहां से अपन को क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। तो एशिया महाद्वीप है वो सर्वाधिक घनत्व वाला महाद्वीप है। और न्यूनतम घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, वो आपके ओशेनिया आ गया। तो ये ओशेनिया क्या है, ये आपका न्यूनतम घनत्व वाला महाद्वीप है। ये आपका न्यूनतम घनत्व वाला महाद्वीप है, वो कौन सा है, ओशेनिया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से इस सारणी से निकल के, सर्वाधिक घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, और न्यूनतम घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, ओशेनिया है। तो ये आपके सारणी के अंदर दे रखे हैं, तो यहाँ से अपन को ये करने हैं। उसके बाद में अगर चैप्टर में अपन आगे चलें, वितरण के प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिए हैं। फिर आगे दे रखा है आपकी पुस्तक के अंदर जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ठीक है। फिर आपके जो दे रखा है, 3rd चीज जो दे रखी है वो दे रखी है जनसंख्या। यहां से प्रश्न आता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। देखो जनसंख्या बदलती कैसे है, जनसंख्या 3 चीजों से बदलती है। यानी जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने होते हैं, 3 है वो घटक होते हैं। जनसंख्या परिवर्तन कितने घटक होते हैं, 3 होते हैं। नंबर 1 जन्म। मान लो किसी स्थान पर बच्चे का जन्म हो गया या जन्म दर है वो ज्यादा है, तो वहां पर जनसंख्या है वो क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। दूसरी जो चीज है वो है आपके मृत्यु। दूसरी चीज कौन सी है, वो मृत्यु है, मौत है, ठीक है। तो मृत्यु क्या करती है, जनसंख्या को वापस कंट्रोल कर लेती है। तो जहां बच्चे का जन्म हुआ वहां जनसंख्या बढ़ गई एक, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहां जनसंख्या क्या हो गई, एक व्यक्ति कम हो गई। तो जनसंख्या परिवर्तन करने का काम कौन करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट कारक है, एक जन्म है और दूसरा मृत्यु है। तीसरा जो जनसंख्या परिवर्तन का जो प्रभावित करता है वो है आपके प्रवास, माइग्रेशन। प्रवास जनसंख्या को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये 3 कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसको लेकर आपकी बुक के अंदर कुछ डाटा दिए हुए हैं जिनको अपन डिटेल से करेंगे। जैसे जनसंख्या जो अपने ये है परिवर्तन के जो कारक हैं,
वो कौन कौन से हैं? 3 कारक है, ठीक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये 3 कारक है। प्रवास से अगर माइग्रेशन अपन आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण। मान लो अगर अभी आप हैं वो अपने जो निवास स्थान है उससे अगर आप अपने ननिहाल जाओगे तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो अपने निवास स्थान पे कम हो जाएगी और ननिहाल में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक तरफ आपकी जनसंख्या कम हो गई, दूसरी तरफ बढ़ गई। तो ये इंपॉर्टेंट कारक है। एक व्यक्ति है वो गतिशील प्राणी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो जहाँ से वो जाता है वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है और जहाँ को वो जाता है वहाँ पर जनसंख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो प्रवास माइग्रेशन क्या करता है? तीसरा कारक है जो जनसंख्या के परिवर्तन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसे जनसंख्या परिवर्तन के कुछ घटक को निकालने के कुछ फैक्टर अपन को दे रखे हैं, कुछ सूत्र दे रखे हैं, वो अपन को याद करने हैं। सबसे पहले अपन को जो सूत्र देखना है वो दे रखा है असंशोधित जन्म दर का। असंशोधित जन्म दर क्या होती है? असंशोधित जन्म दर। असंशोधित जन्म दर क्या होती है कि किसी वर्ष में प्रति 1000 स्त्रियों यानी 1000 स्त्रियां हैं वो कितने जीवित बच्चों को जन्म देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? असंशोधित जन्म दर बोलते हैं, CBR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CBR, ठीक है ना, बर्थ रेट है, ठीक है, CBR बोलते हैं, CBR। तो CBR क्या होता है? CBR क्या होता है? CBR होता है प्रति 1000 स्त्रियों पर, प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? असंशोधित जन्म दर कहलाती है, ठीक है। तो इसका एक सूत्र है, उस सूत्र से अपन इसको निकाल भी सकते हैं। तो सूत्र है CBR बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, ये सूत्र पूछते हैं एग्जाम में, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बट्टा, ठीक है ना, जीवित जन्म बट्टा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। इस सूत्र के माध्यम से अपन क्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी CBR कैसे निकालेंगे कि किसी भी वर्ष में कितने बच्चे जन्म लिए हैं, ठीक है ना, और उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी थी और उसको हम क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे? असंशोधित जन्म दर निकाल लेंगे। तो असंशोधित जन्म दर जितना ज़्यादा होगा उस क्षेत्र की पॉपुलेशन या जनसंख्या उतनी ही ज़्यादा होती है। दूसरी जो चीज़ दे रखी है वो दे रखी है अपने असंशोधित मृत्यु दर। असंशोधित मृत्यु दर, ठीक है ना, जिसको अपन CDR भी बोलते हैं, डेथ रेट, CDR। अब CDR क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, ठीक है, यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को हम क्या बोलेंगे? हम CDR बोलेंगे, असंशोधित मृत्यु दर बोलेंगे। यानी 1000 जनसंख्या है उसमें से कितने लोग हैं वो किसी समय विशेष में एक वर्ष में कितने लोग हैं वो मर चुके हैं या डेथ हो चुकी है,
मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसी की हम संख्या को देखेंगे 1000 पुरुषों पर अपन देखेंगे तो अपन इसे क्या बोलेंगे, इसे CDR बोलेंगे या असंशोधित मृत्यु दर बोलेंगे। ये सूत्र डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि असंशोधित मृत्यु दर निकालने का सूत्र बताइए, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होगा, CDR बराबर किसी वर्ग विशेष में मृतकों की संख्या, यानी वर्ग नहीं वर्ष विशेष में, वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा, ठीक है ना, उसकी कुल जनसंख्या, अनुमानित जनसंख्या बोल सकते हैं अपन, अनुमानित जनसंख्या, उसकी कितनी जनसंख्या है इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, असंशोधित मृत्यु दर हो जाएगा। असंशोधित मृत्यु दर है वो क्या है, असंशोधित मृत्यु दर जिस क्षेत्र का जितना होगा वहां पर जनसंख्या उतनी ही कम होगी। यानी अगर देखो CBR है, यानी बर्थ रेट अगर बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि नए बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। और CDR यानी अगर मृत्यु दर है, जितनी ज्यादा मृत्यु दर होगी उतनी जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो CDR जनसंख्या की कमी को प्रदर्शित करती है, वहीं CBR जो होती है यानी बर्थ रेट होती है वो जनसंख्या वृद्धि को प्रतीत करती है। तो ये दो चीजें आपको अपनी किताब में दे रखी है, तो इनको अपन को दोनों सूत्रों को अपन को याद करने हैं। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्टर भी हैं आपकी पुस्तक के अंदर, वो भी अपन देखेंगे कि और कौन कौन से फैक्टर हैं अपनी पुस्तक में। जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। अब जनसंख्या की वृद्धि को तीन चीजें अपन ने देखी थी कि एक तो जन्म होता है, एक मृत्यु होता है, तीसरा जो फैक्टर है जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है वो रह गया अपना, और वो है माइग्रेशन, प्रवास। क्या है तीसरा जो फैक्टर है, C जो फैक्टर था अपना वो कौन सा था, प्रवास था। प्रवास यानी माइग्रेशन किस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करता है, तो ये अपन को देखना है। देखो जनसंख्या जो प्रवास जो होता है, माइग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि एक स्थान से, मान लो कोई व्यक्ति एक स्थान है, ये वाला स्थान है, ए बिंदु है, मान लो जैसे चूरू है, ये चूरू है, और ये मान लो ये कोई दूसरा स्थान है, मान लो आपने सुजानगढ़ है। तो यहां से कोई व्यक्ति यहां जाता है, कोई भी व्यक्ति जाता है, तो यहां पर एक व्यक्ति जाता है तो एक पॉपुलेशन यहां तो कम हो गई, लेकिन यहां पर क्या हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, 1+ होगी। जहां को जाता है वहां पर पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो जहां से जाते हैं वहां पर पॉपुलेशन कम हो जाती है, और जहां से को जाते हैं वहां पर जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। जहां से प्रवास है वो शुरू होता है, जहां से प्रवास है वो शुरू होता है, उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, उस स्थान को अपन उद्गम स्थान बोलते हैं। ठीक है, जहां से प्रवास स्टार्ट हो रहा है, मान लो यहां से चूरू से अपने प्रवास से शुरू हुआ है, तो ये तो आपका क्या हो गया, उद्गम स्थान हो गया। जहां से प्रवास है वो शुरू हो रहा है वो उद्गम स्थान हो जाता है, और जहां को प्रवास हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपको गंतव्य स्थान हो जाएगा, गंतव्य स्थान हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये भी अपने पुस्तक में दे रखा है कि उद्गम स्थान कौन सा होता है और गंतव्य स्थान कौन सा होता है। तो जहां से अपन निकल रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा, उद्गम स्थान हो जाएगा, और जहां पर हम जा रहे हैं वो गंतव्य स्थान हो जाएगा। यानी इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं बुक के अंदर, कॉपी में, कि प्रवास का वह स्थान जहां से व्यक्ति निकलता है या प्रवास करता है उस स्थान को उद्गम स्थान बोलते हैं, और जहां को व्यक्ति जाता है, जिस स्थान को व्यक्ति जाता है, जहां पर वो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गंतव्य स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने किताब में प्रवास दे रखा है, माइग्रेशन। प्रवास के दो प्रकार, और यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते हैं। प्रवास के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार दे रखा है, एक तो होता है उत्प्रवास और दूसरा है अप्रवास। दो फैक्टर दे रखे हैं अपने, एक तो दे रखा है उत्प्रवास और दूसरा दे रखा है अप्रवास। अब उत्प्रवास और अप्रवास क्या होते हैं, उत्प्रवास वह स्थान होता है जहां से व्यक्ति क्या होता है, प्रवास करता है। ठीक है ना, ऊ से उड़ना तो उड़ गया वहां से, तो जहां से
जहाँ से प्रवास करता है, माइग्रेशन करता है, जाता है, प्रवास करता है, वो क्या कहलाएगा, वो आपके उत्प्रवास कहलाएगा। यानी उत्प्रवास कौन सा स्थान हो जाएगा, उद्गम स्थान जो हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा, उद्गम स्थान जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रवास हो जाएगा। ठीक है ना। और आप्रवास कौन सा होता है, जहां को मानव जाता है, जहां को प्रवास करता है। देखो से और को दो का अंतर है, दो ही शब्दों का, से और को, जहां को प्रवास करता है। तो अपने उदाहरण के हिसाब से कौन सा स्थान हो जाएगा, गंतव्य स्थान जो हो गया, गंतव्य स्थान हो गया, वो क्या हो जाएगा, वो आपके आप्रवास हो जाएगा। तो उत्प्रवास और आप्रवास की परिभाषा बहुत बार पूछते हैं कि उत्प्रवास और आप्रवास क्या होते हैं। तो जहां से व्यक्ति जाता है वो क्या कहलाता है, उत्प्रवास होता है। यानी मैं चूरू से निकला तो ये चूरू उत्प्रवास हो गया। जहां को जाता है, यानी सुजानगढ़ गया तो सुजानगढ़ क्या हो गया, आप्रवास हो गया। ठीक है ना। जहां से जाऊंगा वहां जनसंख्या कम हो जाएगी और जहां को जाऊंगा वहां जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी। तो ये जनसंख्या प्रवास है। और प्रवास में दो ही प्रश्न आते हैं, एक उत्प्रवास और अप्रवास क्या है, और उत्प्रवास और अप्रवास के क्या कारक हैं। दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक अपन देखें तो प्रवास को दो प्रकार के कारक है वो प्रभावित करते हैं। यानी प्रवास के दो कारक होते हैं। ये यहाँ से प्रश्न बहुत बार आते हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले आकर्षक कारक और प्रतिकर्ष कारक को बताइए। आकर्षक कारक एक तो होते हैं आकर्षक कारक जो प्रवास को प्रभावित करते हैं, और दूसरा होता है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक ये क्या करते हैं, प्रवास को प्रभावित करते हैं। अब देखो जो प्रवास को जो प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं, वो होते हैं, देखो प्रतिकर्ष कारक होते हैं और एक होता है अपकर्ष कारक होते हैं। ठीक है। एक तो होता है प्रतिकर्ष और एक होता है आकर्षक कारक जो होते हैं, जिन्हें अपन अपकर्ष कारक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपकर्ष कारक। एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है, दूसरा नेगेटिविटी को दर्शाता है। तो देख जैसे सबसे पहले आकर्षण कौन करता है, देखते हैं अपन कौन कौन से कारक हैं। जैसे सबसे पहले है काम के बेहतर अवसर। काम के बेहतर अवसर जहां पर होंगे, काम के बेहतर अवसर व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करता है, विवश करता है। मान लो जहां पर काम के बेहतर अवसर होंगे, यानी या हमारे काम की हमें ज़्यादा जहां पर मूल्य मिलेगा वहां पर हम जाना पसंद करेंगे। जैसे अगर अपन अपने एग्जाम्पल की, अपने आसपास के एग्जाम्पल देखें, जैसे बनिया लोग हैं, बानिया जो लोग हैं, बानिया जो जाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सूरत, बम्बई, वेस्ट बंगाल की तरफ है वो जाते हैं। क्यों? क्यों वहाँ पर काम के बेहतर अवसर है। इसी प्रकार जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मोमडन्स हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ राजस्थान से, अपने यहाँ से या इंडिया से कहाँ जाते हैं, सऊदी अरब, खाड़ी देशों में जाते हैं, इराक, ईरान की तरफ जाते हैं, इटली जाते हैं, यूरोप की तरफ जाते हैं। तो वो क्या है, वो काम के बेहतर अवसर के लिए जाते हैं। तो जहाँ पर काम ज़्यादा अच्छा होगा, उसका मूल्य ज़्यादा होगा, वहाँ पर लोग है वो जाना पसंद करेंगे। तो ये क्या होता है, आकर्षण कारक होता है। ये कारक है काम और पैसे, व्यक्ति को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचने का काम, व्यक्तियों को अपनी तरफ खींचने का काम है वो करते हैं। दूसरा जो कारक है वो है रहन सहन की अच्छी सुविधाएं। अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं। तो जहां पर जिस शहर में, जिस गांव में अपन को बेहतर सुविधाएं मिलेगी वहां पर हम जाना पसंद करेंगे, और जहां पर बेहतर सुविधाएं नहीं मिलेगी वहां पर हम रहना पसंद नहीं करेंगे। तो अच्छी सुविधाएं भी क्या करती हैं, व्यक्ति को अपनी ओर खींचती हैं। तीसरी जो चीज है वो है शांति। शांति व स्थायित्व। शांति व स्थायित्व क्या होता है कि जहां पर लड़ाई झगड़ा कम होता है, जहां पर लड़ाई झगड़ा कम होता है वहां पर लोग है वो रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जहां पर मतलब युद्ध की स्थिति है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, दो संप्रदायों के बीच में तनावपूर्ण माहौल होता है, वहां से लोग है वो निकलना पसंद करते हैं, वहां पर रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या है, शांति व स्थायित्व क्या है, आकर्षण कारक है जो जनसंख्या को आकर्षित करता है। चौथा है संपत्ति की सुरक्षा। देखो व्यक्ति की सुरक्षा हो गई तो फिर संपत्ति की भी सुरक्षा होगी। जहां पर उसकी संपत्ति ज्यादा सुरक्षित होगी उस वहां पर वो रहना पसंद
करेगा, संपत्ति की सुरक्षा है। और पांचवा जो कारक है जो अपनी बुक में दे रखा है वो क्या है, अनुकूल जलवायु है। अनुकूल जलवायु क्या करती है, अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु क्या करती है, जहां पर जलवायु अच्छी होगी, कठोर नहीं होगी, तो जहां पर अच्छी होगी वहां पर लोग ज्यादा जाना पसंद करेंगे। जैसे अपने यहाँ गर्मियाँ जब स्टार्ट होती है, गर्मियों का मौसम होता है, तो हम घूमने के लिए कहाँ जाना पसंद करेंगे? अगर राजस्थान में जाएंगे तो माउंट आबू जाएंगे, क्योंकि माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर गर्मियाँ कम पड़ती है अपेक्षाकृत, तो वहाँ हम छुट्टियां बिताना पसंद करेंगे। तो अनुकूल जलवायु की तरफ है वो आकर्षण होता है। या अपन मनाली जाएंगे, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के जो हिमालय वाले इलाके हैं वहाँ पर जाना अपन पसंद करेंगे गर्मियों में। वहीं जब सर्दियाँ आती हैं तो हम कहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ पर सर्दियाँ कम पड़ती है तो वहाँ पर अपन रहना पसंद करेंगे। तो अनुकूल जलवायु है वो भी क्या करती है, प्रवास को, माइग्रेट को क्या करती है, प्रभावित करती है। प्रवास के आकर्षण कारक हैं या आकर्षण कारक हैं। अब है प्रतिकर्ष कारक, जो प्रवास को नेगेटिविटी लाते हैं, प्रवास करने पर मजबूर करते हैं, ये तो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं कि हम आपको बेहतर सुविधाएं देंगे, आप हमारी तरफ आओ, ठीक है, तो ये तो खींच रहे हैं। अब जो धक्का देने के काम कर रहे हैं वो इसमें प्रतिकर्ष कारक में आएंगे। तो सबसे पहले जो काम करता है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी, मान लो आप जिस स्थान पर रह रहे हो उस स्थान पर आपके पास रोजगार ही नहीं है, आपके पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, या आपके काम के उतना मूल्य नहीं मिल पा रहा है जितनी आप डिजर्व करते हो, तब आप क्या करोगे कि आप है वो माइग्रेट करोगे, प्रवास करोगे, उस स्थान की तरफ जाओगे जहां पर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर जो मजदूर हैं वो उनको यहाँ पर कम पैसे मिलते हैं और खाड़ी देशों में ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ ज़्यादा जाते हैं। इसी प्रकार हमारे देश के जो पढ़े लिखे जो वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ पर कम पैसे मिलते हैं और अमेरिका वगैरह, नासा वगैरह में उनको ज़्यादा पैसे देते हैं, तो वो वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बेरोजगारी है वो क्या करती है, आकर्षण करती है, प्रतिकर्ष कारक है, मजबूर करती है किसी व्यक्ति को। देखो ये तो आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, और ये मजबूर कर रहे हैं जाने के लिए। तो बेरोजगारी पहला फैक्टर है जो व्यक्ति को क्या करता है, जाने के लिए, अपने निवास स्थान को छोड़ने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है, प्रतिकर्ष कारक है, ठीक है ना। फिर है निम्न सुविधाएं। निम्न सुविधाएं, अब जहां पर निम्न सुविधाएं होंगी, रहने सहने की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं होगी, तो वहां पर जनसंख्या है वो रहना पसंद नहीं करेगी, वहां से वो निकल जाएगी, ठीक है ना। तीसरा है राजनीतिक उपद्रव। राजनीति उपद्रव, जहां पर राजनीति उपद्रव होगा, मारकाट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है ना, किसी जाति विशेष को लेकर, धर्म विशेष को लेकर, रंग विशेष को लेकर जहां पर झगड़े होंगे, तो वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। लोग है वो शांति में रहना पसंद करते हैं, तो वहां से है वो लोग क्या कर जाएंगे, अपना निवास स्थान छोड़कर चले जाएंगे। इसके अलावा जैसे ये एक कारक अगर आप याद कर लोगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाले हो जाएंगे, वो ये वाले हो जाते हैं। दूसरा हो जाएगा जैसे कठोर जलवायु। तो कठोर जलवायु अगर आपके स्थान पर पड़ती है तो अपन क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर अनुकूल जलवायु की तरफ जाना पसंद करते हैं। कठोर जलवायु हो गई। प्राकृतिक आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप जैसी स्थिति बन गई, जहां पर रहते हो वहां पर बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ आने की वजह से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदा भी क्या करती है, आपको जाने के लिए मजबूर करती है। फिर महामारी है, महामारी जैसे अभी कोरोना आई थी, तो कोरोना जहाँ पर ज़्यादा फैला था वहाँ से लोग है वो निकलने की कोशिश कर रहे थे कि हम जल्दी जल्दी अपने निवास स्थान जाएं या ऐसे स्थान पर जाएं जो ये जहाँ पर ये बीमारी ना हो। तो जैसे पहले हैजा है, ठीक है ना, ये अपने लू है, अन्य जो बीमारियां हैं वो होती थी, तो ऐसे स्थान जहाँ पर महामारियां फैलती है वहाँ से हम निकलने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये दो प्रकार के कारक हैं, एक जो अपनी ओर खींचने का काम करते हैं, आकर्षक कारक होते हैं, दूसरा वो जो पॉपुलेशन को, जनसंख्या को धक्का देने का काम करती है, मजबूर करती है कि आप अपना घर छोड़ के जाइए। तो वो कौन से कारक हो जाएं, वो प्रतिकर्ष कारक होते हैं। तो ये माइग्रेशन है। माइग्रेशन के बाद में एक और लास्ट चीज अपने दे रखी है, वो दे रखी है अपने वर्दी, जनसंख्या वर्दी। अगला जो फैक्टर है अपने चैप्टर के अंदर वो दे रखी है जनसंख्या वर्दी का। फटाफट इसको, जनसंख्या वर्दी, पॉपुलेशन ग्रोथ।
जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? देखो घनत्व हो गया, वितरण हो गया, बीच में प्रवास आ गया तो प्रवास हो गया, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि होती है किसी भी स्थान विशेष में, किसी भी स्थान विशेष में एक समय विशेष के अंदर जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में समय के संदर्भ में निश्चित अवधि में, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित अवधि में जनसंख्या का होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या का होने वाला परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मान लो एक स्थान है, कोई भी स्थान हो सकता है, उस स्थान पर 2001 या 2011 के अंदर, मान लो 2011 के अंदर उस स्थान पर अगर 5000 पॉपुलेशन रह रही है, तो वहां पर 2021 में कितनी जनसंख्या 7000 रह रही है, तो वहां पर कितनी जनसंख्या बढ़ गई? 2000 बढ़ गई। तो दो चीजें अपन को जनसंख्या वृद्धि में ध्यान रखनी पड़ती है, एक तो स्थान क्षेत्र होना चाहिए, एक फिक्स क्षेत्र होता है, और एक फिक्स समय होता है, निश्चित समय, यानी एक फिक्स स्थान पर एक फिक्स समय के अंदर, निश्चित समय अवधि के अंदर जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है उसे अपन क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। अब देखो ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, हो सकता है। यानी अब देख ध्यान रखना है कि हमेशा, यानी ध्यान रखना है कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब वृद्धि नहीं होती है, घट भी सकती है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मान लो एक क्षेत्र विशेष के अंदर, एग्जाम्पल से अपन देखते हैं कि कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 10 वर्ष में वहाँ पर पहले 5000 पॉपुलेशन रह रही थी, फिर 10 वर्ष बाद में मान लो 2011 में वहाँ पर 5000 पॉपुलेशन रह रही थी, वहीं 2021 में वहाँ की पॉपुलेशन बढ़कर कितनी होगी? 7000 होगी। तो पॉपुलेशन 2000 बढ़ गई, तो ये तो क्या होगी? धनात्मक वृद्धि होगी। लेकिन 2021 आते आते वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी? 4000 हो गई। यानी कोरोना के अंदर मान लो ये खत्म ही हो गए लोग हैं, 1000 पॉपुलेशन कम हो गई, बढ़ने की बजाय घट गई, तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो गई? ऋणात्मक वृद्धि हो गई, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये नहीं कह सकते अपन कि जनसंख्या का केवल बढ़ना ही जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या का घटना भी जनसंख्या वृद्धि में आता है। तो दो चीजें अपन को ध्यान रखनी है, एक तो ये कि एक निश्चित स्थान होगा, उसमें एक निश्चित क्षेत्र होगा, एक निश्चित समय होगा, एक निश्चित क्षेत्र एक निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। वो परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है, जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा, वो क्या होगा? उसमें नुकसान होगा। तो आर्थिक विकास का और जनसंख्या वृद्धि का क्या होता है? ऋणात्मक सहसंबंध होता है। मान लो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जो आर्थिक विकास है, जो आपकी ग्रोथ रेट है किसी क्षेत्र की बढ़ने की, वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर अपन देखते हैं, जनसंख्या की वृद्धि दर को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ये ध्यान रखना है। जनसंख्या की वृद्धि दर, तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसको अपन किस में देखते हैं? उसको हम प्रतिशत में देखते हैं, प्रतिशत में मापने का काम करते हैं, ठीक है ना, प्रतिशत में मापने का काम है वो कर सकते हैं। अब देखो जनसंख्या की वृद्धि के भी कुछ फैक्टर अपने किताब में दे रखे हैं, तो वो अपन को याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले
सबसे पहले जो कारक दे रखा है वो दे रखा है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कैसे हुई? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि इसलिए हुई, मान लो किसी स्थान के अंदर प्राकृतिक वृद्धि दर कैसे निकालेंगे? जन्म माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु, इसको अपन घटा लेंगे। यानी मान लो किसी स्थान विशेष के अंदर 2000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, और 500 व्यक्ति है वो मर गए जो बूढ़े थे, तो वहां पर एग्जैक्ट पॉपुलेशन उस क्षेत्र की कितनी बड़ी? 1500 आदमी है उस क्षेत्र में, जनसंख्या बढ़ गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बोलेंगे। तो जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकालेंगे? जन्म माइनस मृत्यु। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है ना। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होगी? जनसंख्या माइनस मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक वृद्धि के अलावा एक जनसंख्या का और फैक्टर अपन निकालते हुए है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे निकालेंगे? ये तो प्राकृतिक होगी, डायरेक्ट बढ़ गई, लेकिन जो माइग्रेशन हुआ उसको तो अपन देखा ही नहीं। तो ये कैसे निकालेंगे? वास्तविक वृद्धि दर कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे जन्म माइनस मृत्यु प्लस उत्प्रवास माइनस आप्रवास। ये सूत्र अपन को याद करना है। इससे अपन क्या निकाल लेंगे? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो इससे कर देंगे, आप्रवास कर लेते, आप्रवास माइनस उत्प्रवास। यानी एग्जैक्ट हमें वृद्धि कैसे पता चलेगी? मान लो इतने बच्चे जन्म हुए, उनमें से हम इतने मर गए, तो ये तो प्राकृतिक वृद्धि होगी। उसमें से कितने लोग यहाँ हमारे यहाँ दूसरे शहर से रहने आ गए और हमारे शहर के कितने लोग बाहर चले गए, इन चारों डाटाओं को हम देखेंगे, तब हमें क्या चलेगा? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर का पता चलेगा। अब होती है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब देखो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहाँ होगी? जनसंख्या की धनात्मक यानी जनसंख्या बढ़ेगी कब? तो जनसंख्या कब बढ़ेगी? जब जन्म दर उच्च होगा, यानी जन्म दर उच्च होगा, जहाँ पर जन्म ज्यादा होंगे। तो जहाँ पर जन्म ज्यादा होंगे वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी। दो चीजें फैक्टर करेगी, जनसंख्या कहाँ बढ़ेगी? जहाँ पर जन्म दर है वो ज्यादा होगा, ठीक है ना, और दूसरे स्थान के लोग हैं वो वहाँ पर आकर रहने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? आप्रवास ज्यादा होगा। तो जहाँ पर बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे, ज़्यादा जन्मेंगे, और जहाँ जन्म दर ज़्यादा होगी और जहाँ पर आप्रवास ज़्यादा होगा वहाँ पर जनसंख्या कैसी आएगी? धनात्मक वृद्धि आएगी। फिर जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहाँ पर आएगी? ऋणात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि कहाँ आएगी? ऋणात्मक वृद्धि वहाँ आएगी जहाँ पर मृत्यु ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पर मौत ज़्यादा हो जाएगी, मृत्यु ज़्यादा हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा? उत्प्रवास, यानी वहाँ की जनसंख्या दूसरे स्थानों पर चली जाएगी। तो जहाँ पर जन्म दर ज़्यादा होगी और आप्रवास ज़्यादा होगा वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी, वहाँ पर धनात्मक वृद्धि दर्ज की जाएगी। और जहाँ पर मौत ज़्यादा होगी, मृत्यु ज़्यादा होगी, या फिर जनसंख्या अपने स्थान को छोड़कर चली जाएगी, उत्प्रवास जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? जनसंख्या घटेगी बढ़ने की बजाय। तो इसे ऋणात्मक वृद्धि दर बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने डाटा दे रखे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद में अपने एक मॉडल और दे रखा है, कुछ डाटा और भी है जो अपन को याद करने हैं। एक तो है कि विश्व की जनसंख्या 2 गुना होने में कितना समय लगा, ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वालों के लिए भी है ये क्लास। अपनी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं, अपनी किताब में सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है ना। तो विश्व की जनसंख्या 2 गुना होने में कितने समय लगा? विश्व की जनसंख्या को 2 गुना होने में कितना समय लगता है, ये अपनी बुक में दे रखा है। तो इसको अपन देखना है कि विश्व की जनसंख्या 2 गुना कब हुई। तो विश्व की जनसंख्या है वो 1650 के अंदर, 1650 में कितनी थी? वो 50 करोड़ थी। देखो
ये अपनी बुक में ही दे रखा है कि विश्व की जनसंख्या 1650 ईस्वी में, 1650 ईस्वी के अंदर कितनी थी? 50 करोड़ थी। कितनी थी? 50 करोड़ थी। अब 50 की 2 गुना कितनी होती है? 100 करोड़। तो 100 करोड़ कब हुई? 100 करोड़ हुई 1804 में। 1804 में कितनी होगी? 100 करोड़ हो गई। 1804 में कितनी होगी? 100 करोड़। अब 100 करोड़ की 2 गुना कितनी होती है? 100 करोड़ की 2 गुना होती है वो आपकी 200 करोड़ होती है। तो 200 करोड़ कब हुई? 200 करोड़ हुई 1927 में। 1927 में विश्व की जनसंख्या कितनी होगी? 200 करोड़ हो गई। अब 200 करोड़ की डबल कितनी होगी? 400 करोड़। तो 2 गुना 400 करोड़ कब हुई? 1974 में। 1974 में कितनी होगी? 400 करोड़ हो गई। ठीक है। अब 400 करोड़ की 800 करोड़ हो जाएगी। 800 करोड़ तो किताब में दे रखा है 2025 में हो जाए, लेकिन ये हो गई है। विश्व की पॉपुलेशन वर्तमान में 800 करोड़ है। 2025 तक अनुमानित है कि 800 करोड़ हो जाएगी, लेकिन 2022 में ही हमने ये कीर्तिमान है वो स्थापित कर लिया है। तो अपन बुक देखेंगे तो देखो पहले 50 करोड़ पॉपुलेशन होने में, ये देखो डाटा यहाँ से निकलेंगे। समझने वाली बात यह कि पहले 50 करोड़ जनसंख्या होने में हमें 1650 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 1650 वर्ष लगे हमें जनसंख्या को 50 करोड़ करने में। 1650 लगे। लेकिन जनसंख्या को 50 से 100 करोड़ होने में कितने? 50 से 100 करोड़ होने में जनसंख्या को केवल और केवल कितने वर्ष लगे? 154 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 154 वर्ष लगे। ठीक है। अब देखो जनसंख्या को 100 से 200 करोड़ होने में, यानी वापस डबल होने में कितने वर्ष लगे? वो केवल और केवल कितने वर्ष लगे? 123 वर्ष लगे। 123 वर्ष लगे। ठीक है ना। उसके बाद में जनसंख्या को 200 से 400 करोड़ होने में, जनसंख्या को 200 से 400 करोड़ होने में केवल 47 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? केवल 47 वर्ष लगे। और उसके बाद में जनसंख्या को वापस डबल होने में कितना समय लगा? वापस डबल होने में 51 वर्ष लगे। तो ये देख सकते हैं कि जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी है। पहले जनसंख्या को 2 गुना होने में 1650 करोड़ आने तक तो 1650 वर्ष लग गए। फिर 50 करोड़ से 100 करोड़ होने में 154 वर्ष लग गए। ठीक है, यानी जनसंख्या 100 तीव्र गति से बढ़ी। फिर और कम हो गए, आने वाले में 123 वर्ष ही लगे, यानी जनसंख्या फिर वृद्धि हो रही है। फिर देखो यहाँ पर तीव्र वृद्धि हुई है। यहाँ पर क्या हुई है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई है। इन 47 वर्षों में ही हमने क्या कर दिया? जनसंख्या को 200 से 400 करोड़ कर दिया। फिर 400 करोड़ से 800 करोड़ होने में 51 वर्ष लगे, यानी 47 से 51। अब वापस जनसंख्या क्या रही है? धीमी गति से वृद्धि कर रही है, तो वापस गिरावट आई है। तो ये अपन को डाटा अपन को देखने हैं। इसके अलावा एक डाटा और दे रखे हैं आपकी किताब के अंदर, वो दे रखा है कि 1 अरब जो एक अरब की पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ी है। ये भी अपन देखते हैं कि 1830 के अंदर, कब? 1830 के अंदर पॉपुलेशन कितनी थी? 1 अरब थी। विश्व की जनसंख्या 1830 में कितनी थी? 1 अरब थी। 1930 के अंदर 1 अरब कैसे बढ़ी? 2 अरब हो गई। 2 अरब हो गई। ठीक है। उसके बाद में 1960 में 3 अरब हो गई। 300 करोड़ हो गई, 3 अरब हो गई। उसके बाद में 1975 में 4 अरब हो गई। 1975 में कितनी होगी? 4 अरब हो गई। फिर 1987 में 5 अरब हो गई ये पॉपुलेशन, 5 अरब। फिर 1999 में 6 अरब पॉपुलेशन हो गई है विश्व की, 6 अरब हो गई है। और फिर 2011 के अंदर कितनी हो गई है? 7 अरब पॉपुलेशन हो गई है। ठीक है। और 2025 में कितनी हो गई है? 8 अरब हो गई है। तो इस डाटा से भी अपन को क्या पता चला कि विश्व की 1 अरब से 2 अरब होने में, विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितने वर्ष लगे? 100 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 100 वर्ष लगे। 2 अरब से 3 अरब होने के अंदर हमें कितने वर्ष लगे? मात्र 30 वर्ष लगे। मात्र, यानी जनसंख्या हमने किस प्रकार से बढ़ाई है ये देखना है अपन को। 30 वर्ष लगे। फिर 3 अरब से 4 अरब होने में हमें कितने वर्ष लगे? 15 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 15 वर्ष लगे।
फिर 4 से 5 होने में हमें सिर्फ 12 वर्ष ही लगे, 12 वर्ष लगे। फिर ये इस तरह हमने इसको लेवल कर लिया, अगली भी हमने 12 वर्ष में ही बढ़ाई है, ठीक है, 12 वर्ष लगे, ठीक है। और फिर हमने 12 वर्ष, फिर भी 12 वर्ष ही लगे। तो ये लगातार अब स्थिर हो गई, अब जनसंख्या घटने लग गई है वापस। जो वृद्धि दर है, जनसंख्या तो बढ़ रही है, वृद्धि दर है वो घटने लग गई है, ठीक है। तो ये अपने डाटा है वो इसके अपनी बुक में दे रखे हैं, इनको अपने एनालिसिस करना है। उसके बाद में लास्ट चैप्टर के अंदर हमें लास्ट में एक सिद्धांत दे रखा है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, ठीक है। तो क्लास है वो बड़ी हो गई है, तो एक छोटा सा जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे, ठीक है। या अपन चलो इसी में कर लेते हैं, कटा देंगे इसको यहाँ से। तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत लास्ट है, लास्ट बचा है अपने पोर्शन है, छोटा सा ही पोर्शन है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या समझाता है? ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत ये समझाता है कि जब व्यक्ति है वो ग्रामीण होता है, अशिक्षित होता है, बेरोजगार होता है, तो जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा बढ़ती है। फिर जनसंख्या में वो व्यक्ति जब शहरीकरण या फिर शिक्षा या औद्योगिकरण की तरफ बढ़ता है तो जनसंख्या क्या हो जाती है? कम बढ़ती है और जनसंख्या स्थिर हो जाती है। इतना ही ये समझाने की कोशिश करता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक व्यक्ति ग्रामीण है, कृषि करता है और अशिक्षित है, 3 चीजें हैं, अशिक्षित है, तब क्या होगा? तब जनसंख्या बढ़ेगी। तो क्या होगा? उच्च जन्म दर होगा और जनसंख्या वृद्धि भी क्या हो जाएगी? वो उच्च होगी, ठीक है, उच्च होगी। लेकिन जब व्यक्ति इन सारे प्रोसेस से व्यक्ति ग्रामीण से क्या हो जाता है? शहरी हो जाता है, ठीक है। कृषि से क्या करने लग जाता है? उद्योग करने लग जाता है। और अशिक्षित से क्या हो जाता है? शिक्षित हो जाता है, पढ़ लिख लेता है। तब जनसंख्या में क्या जाता है? तब जनसंख्या में बदलाव आ जाता है। तब जनसंख्या में क्या जाता है? जनसंख्या जन्म दर है वो निम्न हो जाएगी, यानी कम बच्चे पैदा करेंगे, कम पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। और वृद्धि दर भी क्या हो जाएगी? वृद्धि दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वृद्धि दर है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में, अब ऐसी स्थिति से अब हम वापस इस स्थिति में आएंगे तब वापस पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी, और इस स्थिति से वापस इस स्थिति की तरफ जाएंगे तो वापस पॉपुलेशन है वो घटने लग जाएगी। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। इसकी 3 अवस्थाएं, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अपनी पुस्तक में 3 अवस्थाएं दे रखी है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था ये दे रखी है। जनसंख्या इसमें संक्रमण सिद्धांत में 3 अवस्थाएं दे रखी है। देखो, प्रथम अवस्था होती है, उसमें एक व्यक्ति ग्रामीण होता है तो वहां पर जन्म दर क्या होता है? उच्च होता है, और मृत्यु दर भी क्या होती है? उच्च होती है। मृत्यु दर भी उच्च होती है। ग्रामीण होता है और अशिक्षित होता है तो वहां पर क्या होती है? जन्म दर भी उच्च होता है, मृत्यु दर भी उच्च होता है। तो यहाँ पर जनसंख्या क्या होता है? संतुलन में रहती है। जितने के लगभग बच्चे पैदा होते हैं उतने ही मर जाते हैं लोग, तो संतुलन रहता है। लेकिन द्वितीय अवस्था में क्या होता है? द्वितीय अवस्था में व्यक्ति है वो शहरों की तरफ बढ़ता है, शिक्षा की तरफ बढ़ता है। तब क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? जन्म दर तो उच्च ही रहता है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति पूर्णतः शिक्षित या पूर्णतः औद्योगिकरण नहीं हुआ है तो जन्म दर तो उच्च रहता है, लेकिन चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो जाता है, अलग अलग महामारियों की दवाइयां बन जाती हैं, बीमारियों से व्यक्ति मरना बंद हो जाते हैं। तो मृत्यु दर में क्या हो जाती है? गिरावट हो जाती है। मृत्यु दर में गिरावट हो जाती है। अब मृत्यु दर में जब गिरावट हो जाएगी तो जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि होगी। जनसंख्या में क्या होगा? उच्च वृद्धि होगी। क्या होगी? उच्च वृद्धि होगी, ठीक है ना। फिर तीसरी जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है? व्यक्ति पूर्णतः पढ़ा लिख लेता है, पूर्णतः शहरीकरण हो जाता है, औद्योगिक में आ जाता है। तो यहाँ पर जन्म दर भी क्या हो जाती है? निम्न हो जाती है। जन्म दर निम्न हो जाती है, ठीक है ना। और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है? निम्न हो जाती है। मृत्यु दर भी निम्न हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है? जनसंख्या क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है या घटने लग जाती है।
घटने लग जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, घटने की वजह से यहाँ पर बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बूढ़े जो लोग होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये प्रथम अवस्था के अंदर कौन से देश आएंगे, जैसे नाइजीरिया है, अपने जो अफ्रीकी देश हैं वो सारे आएंगे इसमें। अफ्रीकी देश या मान लो अविकसित देश हैं, अविकसित देश इसके अंदर आएंगे। इसमें विकासशील देश आएंगे, विकासशील, जैसे भारत कौन से में आएगा, इस अवस्था में आएगा। ठीक है, और उसके बाद में इस यहाँ पर कौन से आएंगे, विकसित देश आएंगे, जैसे जापान, USA, ये देश किस में आएंगे, इसमें आएंगे। तो ये 3 अवस्थाएं होती है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंदर। उसके बाद में एक है अपने माल्थस का जिक्र दे रखा है इस पुस्तक के अंदर। माल्थस माल्थस 1798 में अपना सिद्धांत देता है, 1798 में। तो माल्थस की डेट दे रखी है, तो अपन को याद रखनी है कि माल्थस ने अपना सिद्धांत कब दिया, 1798 में इस एक सिद्धांत देता है। और ये 2 चीज़ों पर देता है, एक तो देता है जनसंख्या पर और दूसरा ये कहता है अनुपात पर। जनसंख्या अनुपात संसाधन पे देता है, और ये कहता है कि जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ती है, वो कैसी बढ़ती है, अंगगणितीय नहीं बढ़ती है। ठीक है, ज्यामितीय बढ़ती है। वो कैसी बढ़ती है, ज्यामितीय बढ़ती है। और ये जो जनसंसाधन होते हैं वो अंगगणितीय बढ़ते हैं, अंगगणितीय बढ़ते हैं। मतलब ये अपने भी समझ सकते हैं कि जैसे 1 से पॉपुलेशन 2 होगी, 2 से 4 हो जाएगी, 4 से 8 हो जाएगी, लेकिन जो खाने की चीज़ है वो 1 से 2 होगी, 2 से 3 होगी और 4 होगी। तो देखो एक जगह 8 लोग खाने वाले होंगे, चीज़ें 4 ही होगी, तो संसाधन कम हो जाएंगे और जो जनसंख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसको रोकने के लिए इसने कुछ फैक्टर बताए हैं कि जनसंख्या की वृद्धि को हमें रोकने के लिए क्या क्या करने चाहिए। माल्थस ने 1798 में कहा था कि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो उसको अपन कंट्रोल करने हैं। तो क्या करने चाहिए हमें, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से अपन रोक सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण है कि मृत्यु दरों में गिरावट आ रही है, चिकित्सा सेवाओं में विस्तार हो रहा है, उसकी वजह से खाद्य आपूर्ति की निश्चित आपूर्ति हो जाती है। पहले लोग भूखमरी से मर जाते थे, भूख से मर जाते थे, लेकिन अब वो नहीं मरते हैं। ठीक है ना, औद्योगिक विकास हो गया है। ठीक है, वैज्ञानिक तथा उन्नति हो रही है, शांति व सुरक्षा स्थापित हो चुकी है, प्रवास करते हैं। ठीक है ना, परिवहन की अच्छी सुविधाएं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन माल्थस क्या कहता है, माल्थस ये कहता है कि जनसंख्या को बढ़ाने को अपन को रोकना चाहिए। तो रोकने के लिए क्या करना चाहिए, रोकने के लिए हमें देरी से विवाह करना चाहिए, यानी छोटी उम्र के अंदर अपन को शादी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हमें क्या रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये कुछ कारक है वो माल्थस ने समझाए हैं। तो ये आपका है वो दूसरा चैप्टर है, जनसंख्या वृद्धि घनत्व और जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। लेकिन मैं जाने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा, पर्टिकुलर इन चीज़ों को आपको नोट करना है। अगर नोट आप कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पर, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमने जो बोर्ड पे जो लिखा है, जो नोट्स बनाए हैं, वो हम आपको वहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप उनको नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और आपको लिखने में आसानी होगी। फिर अपने हाथ से नोट्स बनाइए, उनको फिर याद कीजिए, डिटेल से पढ़िए, तो आराम से आप है वो क्या कर पाओगे, तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ, 3rd चैप्टर के साथ मिलेंगे अपन जल्द ही। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप भी पढ़िए और अपने मित्र को भी भेजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।